यहाँ पे तो आपको ये तो पता है कि भाई रेशियो जो है रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप ऑफ टू वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ दी हुई है लेमडा 1 और लेमडा 2 के लिए। तो यहाँ पे आपको देखना है कि रिजॉल्विंग पावर की रेशियो क्या होगी। ऊपर के क्वेश्चन में अभी आपने क्या देखा, आपके पास ऊपर का जो क्वेश्चन था उसमें आपने खुद बताया यहाँ पे कि भाई स्प्रिंग कांस्टेंट है, और स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में आपने बताया कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एल के लेंथ के। हाँ ठीक है, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे जो रिजॉल्विंग पावर है ना, रिजॉल्विंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, राइट? अच्छा ओके सर। तो वो 6000 अपॉन 4000 हो जाएगा। हाँ, जस्ट माई लाइक रिजॉल्विंग पावर, जैसे अगर आप डायरेक्ट रिजॉल्विंग पावर लिखते हो तो रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा। अब डिपेंड करता है कि देखो किसके रेशियो ऑफ रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल में टू वेवलेंथ, मतलब लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के टर्म में आपको चाहिए, लेकिन आपको देखना पड़ेगा रिजॉल्विंग पावर ऑफ फर्स्ट का। तो 1/4000 अपॉन 1/6000, तो 6000 अपॉन 4000, तो 3:2। हाँ बिल्कुल, रिजॉल्विंग पावर फर्स्ट का, उसके बाद सेकंड का, तो रेसिप्रोकल वेवलेंथ तो इसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 हो जाएगी। तो लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 मतलब 6000 बाय 400, 6000 बाय 4000। हाँ बिल्कुल सही, 3/2 हो जाएगी इसकी। तो सेकंड ऑप्शन सही है। हाँ जी सर, ओके। अच्छा, अब ये थर्ड क्वेश्चन देखो आप, हार्मोनिक्स की है। अच्छा, ये एसएचएम का है ना, वेव्स और एसएचएम से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपके पास दिया हुआ है कि टू नियरेस्ट हार्मोनिक ऑफ अ ट्यूब क्लोज टू वन एंड, अगर एक एंड को ओपन, इसका मतलब ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बात कर रहे हैं, और 220 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है, 220 हर्ट्ज एंड 260 ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है मेरा, तो फिर इसका नहीं पता। नहीं कोई बात नहीं, इसमें आप देख लेते हैं, दोनों के लिए देख लेते हैं, ठीक है? तो व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो देखो, सिस्टम की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो समझना है ही, इससे पहले यहाँ पे एक चीज आपको और भी बता दूं मैं कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए फॉर्मूला क्या आता है, क्या फॉर्मूला होता है। तो उससे पहले ये भी देखो आप कि हमें यहाँ पे क्या देखना है, कि हमें देखना है डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे सबसे पहले क्या, कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी, हाँ, डिफरेंस बिटवीन एनी टू, तो मतलब 220 और 260 के बीच का डिफरेंस। बिल्कुल बिल्कुल सही, 260 माइनस 220 करोगे, हाँ तो 40 मतलब हर्ट्ज। हाँ, तो कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज जो होगी तो वो क्या होगी, इसको किसके लिए, ऑफ शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए। दिस इज क्लोज ऑर्गन पाइप की जो फ्रीक्वेंसी, इसका फॉर्मूला होता है 2V/4L का होता है, ठीक है? 2V/4L। तो क्लोज ऑर्गन पाइप में वैसे होता क्या, मतलब मैं बताता हूँ, देखो आप यहाँ पे समझना है क्लोज ऑर्गन पाइप को, तो देखो यहाँ पे थोड़ी सी बात समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम पहले ले लेता हूँ क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए ना, तो यहाँ पे एक डायग्राम लेके दिखाता हूँ आपको। ये मान लो एक मैंने यहाँ पे क्लोज ऑर्गन पाइप यहाँ पे ड्रॉ कर दी इस तरह से, ठीक है? और ये क्लोज ऑर्गन पाइप में यहाँ पे क्या किया, इसका वन एंड तो इसका क्लोज होता है, लेकिन अदर एंड तो ओपन है, एक एंड ओपन है, तो हाँ। ये एंड मैंने ओपन कर दिया इसका, ठीक है? और इसके अंदर मैंने वेव प्रोड्यूस कराई, तो वेव पता है आपका कैसा प्रोड्यूस होगा, वो इस तरह का प्रोड्यूस होगा। देखो, क्लोज ऑर्गन पाइप में फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए जो वेव बनेगा वो इस तरह का प्रोड्यूस होगा, ठीक है? अब आप ये देखना कि जब वेव बनती है तो एक लाइन पे अगर वेव बनती है तो वेव में पूरा का पूरा एक वेवलेंथ अगर होता है तो वो वेवलेंथ कुछ इस तरह का होता है, एक वेवलेंथ, हाँ। लेकिन अगर मैं इतनी सी वेवलेंथ की बात करूं तो ये बस इतना सा पोर्शन है जो कि ये वाला है, ठीक है? हाँ सर। पूरा वेवलेंथ आपका होता है, इसको बोलते हो आप लैम्डा, और इसके आधा का वेवलेंथ आप बोलोगे तो ये क्या होगा, λ/2, ठीक है? तो इसका भी आधा हो गया, तो मतलब ये कितना हो गया, λ/4। हाँ। तो ये वेवलेंथ जो होती है ना, ये वेवलेंथ आपकी कितनी होगी, तो λ/4। बिल्कुल सही। अब ये वेवलेंथ को यहाँ पे आप लिख सकते हो कि दिस वेवलेंथ इज λ/4, ठीक है? और मान लिया मैंने, एक चीज और मैं मान लेता हूँ कि ये जो पाइप है इसकी लेंथ कितनी है, तो मैं इसकी लेंथ को मान लेता हूँ कि इसकी लेंथ L है,
ठीक है, पाइप की लेंथ एल है और आपने हल्का सा इसमें एयर ब्लो कराया जिसके कारण फर्स्ट वेवलेंथ जो बन रही है उसकी लैम्डा बाय 4 की बन रही है। तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय 4, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है न्यू इक्वल टू, न्यू फ्रीक्वेंसी से या बहुत सारे बुक में एन से लिखते हैं, एन इक्वल टू होता है वी अपॉन लैम्डा। हाँ। तो वी अपॉन लैम्डा, तो ये फर्स्ट वेवलेंथ बन रही है तो इसको लैम्डा 1 लिख दो। तो ठीक है, तो लैम्डा 1 इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 4L। तो न्यू इक्वल टू कितना हो गया, न्यू 1 मतलब फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, V बाय 4L। अगली जो बनेगी वो 2V बाय 4L की बनेगी। अच्छा, अगली जो बनेगी वो 2V/4L की, बिल्कुल। ठीक है। तो अभी जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे आप देख रहे हो, तो ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, ये क्लोज वारेंट पाइप की कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी 2V/4L है। और ये तो सर इससे 2V/4L के नेक्स्ट पे 3V/4L और मतलब ऐसी फैक्टर्स में चलेंगी। बिल्कुल, 2V/4L जो है ना बेटा, ये 260, ये जो आपकी 260 है और माइनस 220 के डिफरेंस के इक्वल है, ठीक है। मतलब ये जो है ये 40 हर्ट्ज के इक्वल है, ठीक है। और आपको पता है कि V/4L जो है इसका मतलब ये 20 हर्ट्ज के इक्वल हो गई, V/4L, हाँ, ठीक है। 40 तो हर्ट्ज। 20 V/4L अगर 20 हर्ट्ज के इक्वल हो गई, इसका मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी की हो गई, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपकी 20 हर्ट्ज की होगी। सर एक मिनट, आपने बोला कि 2V में 260 माइनस 220 का डिफरेंस 40 हर्ट्ज हो गया, तो हाँ। फिर कैसे, एक मिनट में ये वाला ट्राई करते हैं। बिल्कुल ट्राई करना है इसको, और क्वेश्चन अच्छे से समझ के, पहले देखो जब भी आप क्वेश्चन स्टडी करते हो ना, क्वेश्चन को पेपर में मैटर करता है कि कितना इंपॉर्टेंट तरीके से आप उसको रीड करते हो, क्योंकि दो टाइम्स नहीं मिलेगा आपको रीड करने का। ठीक है। तो उसको अच्छे से रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन में उसमें उस चीज को, फॉर्मेट को फॉलो करना है कि फिजिकल क्वांटिटीज जिसकी डायमेंशन आपके पास L है, दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट C के टर्म में, G के टर्म में और इसके टर्म में है, ये आपको ये बता रहा है। तो वैसे केस में आपको यहाँ पे बाकी चीजों को देखना है कि क्या वैल्यू होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, देखो आप सबसे सिंपल सा काम करना है। L जो है आपका, जो डायमेंशन आप ले रहे हो L, इस L को आपको C के टर्म में, मतलब C पहले यहाँ पे C लिख लिया, उसके बाद G के टर्म में भी दिखाना है, तो G, और तीसरा टर्म आपके पास C ले लिया, G ले लिया, तीसरा टर्म E² अपॉन में 4πε0, इस सब के टर्म में आपको लेना है। और उसके बाद आपको करना है, इस सब पे आपको कंसीडर करना है, मान लो C पे पावर आपने A ले लिया, G पे पावर B ले लिया और इस पे पावर C ले लिया, इस तरह से आपको कंसीडर करना है। फिर आप अब इसकी डायमेंशंस की वैल्यू को यहाँ पे प्लेस करोगे दोनों ही तरफ, और लास्ट में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा के दोनों तरफ इक्वेट करके इसके पावर्स को A, B और C की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अभी जैसे C का आप लिखा आपने ILT-1, हाँ, LT-1, इस पे पावर A, G जो हो जाता है आपका G M पे पावर -1, L पे पावर 3, L पे माइनस, T पे पावर -2, इस पे पावर B, ठीक है। और E² 1/4πε0 का अगर आप निकालोगे तो वो आ जाएगा M L पे पावर 3, T पे पावर -2, ठीक है। ये सब पे पावर C आ गया। अब ये जब पावर इस पे आपके पास आ चुका है, तो अब आपको इक्वेट करने की जरूरत है। तो आके देखते हैं यहाँ पे आगे कि कैसे इक्वेट करना है। तो इसमें आप यहाँ पे ले लोगे L, LHS साइड में आप L ले लो, RHS साइड में आप देखो यहाँ पे क्या है, L पे पावर A है, हाँ, ठीक है, L पे पावर 3B है और L पे पावर 3C है, 3C है, हाँ। तो इसका मतलब आप यहाँ पे लिखने जा रहे हो L पे पावर A प्लस 3B अच्छा, ओके, 3C, 3C, हाँ, राइट। देन अब L हो गया, G पे भी है, हाँ। देन M पे भी देखना है, M पे अभी हमने लिया नहीं है, तो M पे पावर कितना है देखो, M पे पावर -B, M पे पावर -B, ठीक है, -B प्लस C, बस, और तो कुछ नहीं है, हाँ। और फिर और एक लास्ट आपके पास जो बच रहा है वो क्या है, T, हाँ,
तो टी पे पावर क्या क्या है? माइनस ए माइनस ए, प्लस फिर माइनस 2b हाँ और माइनस 2c। बिल्कुल सही, ये आ गया। अब इसमें आपने एलएचएस साइड में जो आपने लिया हुआ है एल, तो एल को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो ना कि एम पे पावर 0, एल पे पावर 1, टी पे पावर 0। इसको तो आप ऐसा भी लिख सकते हो यहाँ पे। हाँ तो जब आपने इसको इस तरह से मेंशन कर दिया तो इसका मतलब एम जो है ये एल जो है एल को इससे इक्वेट करो, इसके पावर को ओके, एल पे मतलब वो पावर 1 a है। प्लस 3b प्लस 3c इक्वल टू 1 हो जाएगा। बिल्कुल, a प्लस 3b प्लस 3c इक्वल टू 1, एक इक्वेशन तो आपके पास ये आ गया। हाँ, फिर माइनस b प्लस c बिल्कुल, इक्वल टू माइनस b प्लस c इक्वल टू कितना आ ओके गया? सर, आगे 0। समझ। हाँ तो और लास्टली ये कितना आ जाएगा? माइनस a माइनस 2b माइनस 2c इक्वल टू कितना हो गया? 0। तीनों टर्म्स आपके पास आ गए। यहाँ से आपको a b c और की वैल्यू निकालनी है, जरा फटाफट निकाल लेंगे। यहाँ से आपके पास आ जाएगी a की वैल्यू आ जाएगी -2, b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/2। हाँ -2, सॉरी। हाँ, और c की वैल्यू भी 1/2। बिल्कुल सही, c की वैल्यू 1/2। अब आप क्या करो, जहाँ पे आपके पास ये टर्म्स आपके पास दिए हैं, तो मतलब l जो है आपके पास, अब ये टर्म में आप रखो, c पे पावर -2 रखोगे तो l c पे पावर -2 हो गया। g पे पावर कितना रखोगे? b है 1/2 1/2 रख लो। और c पे पावर कितना रखोगे? 1/2। मतलब ये इस टर्म पे पावर ना, हाँ तो हाँ ये हाँ हो गया सर, e स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पे पावर 1/2। 1/2। तो अब ऑप्शन की तरफ भी देखते हैं थोड़ा सा। अगर c पे पावर -1/2 है, ये आ जाएगा नीचे, तो 1/c स्क्वायर होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अब ये ऑप्शन 1/c स्क्वायर होगा। हाँ जी सर। ये और ये 2 और 4 में से कोई हो सकता है, ठीक और है। b और c दोनों 1/2 है, तो पूरे पे 1/2 है। तो ये देख लो, अब इस दोनों ऑप्शन में 2 और 4 में से इसमें से कौन सा सेट कर रहा है? इसमें से g पे पावर 1/2 है, तो g पे पावर 1/2 है, तो g पे पावर 1/2 तो ये है। ये तो हाँ, क्योंकि ऊपर वाले में नीचे आ गया जी। बिल्कुल सही, तो ये 4th ऑप्शन है। बस ये आपका आंसर हो गया। ओके, ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट इसी तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे। और थर्मोडायनेमिक्स में सीरीज या पैरेलल आपको यहाँ पे समझना होगा, क्योंकि 2 रॉड्स दिए हुए हैं ए और बी, डिफरेंट मटेरियल्स की है दोनों, है ना। दोनों डिफरेंट मटेरियल्स की है और दोनों को वेल्ड करके एक साथ रखा गया, जैसा फिगर में दिखाया गया। और इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो K1 और K2 है। तो कंपोजिट मतलब दोनों को कंबाइन करने के बाद रॉड की जो थर्मल कंडक्टिविटी होगी वो क्या होने वाली है, वो आपको इस ऑप्शन में से देख के बताना है। यहाँ पे आपके पास जो सिंपल सी बात है कि ये जो है ना, ये दोनों ही पैरेलल में है। ये A और B जो है, ये दोनों पैरेलल में है। हाँ। जी हाँ। और जब पैरेलल में है तो 1/R इक्विवेलेंट, रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट जैसे होता है ना, तो 1/R1 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। और ये जो होगा, ये देखो अब इसकी कैसे इसको अरेंज करोगे, K इक्विवेलेंट इंटू 2A, मतलब दोनों का थर्मल कंडक्टिविटी को मैं मान लिया K इक्विवेलेंट, और दोनों की एरिया अगर इसकी A है इसकी A है, तो ये 2A होगी अपॉन L दिस वन। इसके बाद इसके लिए देखोगे, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो इसकी R1 के लिए ले रखी है वो K1 है हमारा, तो K1 A इंटू L, A1 अपॉन L। उसी तरह से K2 A अपॉन L। हाँ। तो अब K इक्विवेलेंट अगर आप निकालने जाओगे तो ये K इक्विवेलेंट देखो, L दोनों तरफ कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। हाँ। ये L कैंसिल हो जाएगा। हाँ। इवन A भी कैंसिल हो रहा है, A भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ 2 बच रहा है, तो 2 K इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 प्लस K2। और तो हमें क्या चाहिए? K1 प्लस K2/2। बस K इक्विवेलेंट इक्वल टू आपके पास K1 प्लस K2/2 आ गया। सर इसमें ये कैसे पता चला आपको ये एरिया बाई लेंथ करनी है, मतलब ये क्यों करी हमने? ऑप्शन आपके पास कौन सा हो जाएगा? 4th वाला 4th ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, 4th ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कैपेसिटर इज चार्ज बाय बैटरी, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन करता है, क्रिएट करता है पेपर में। अब बैटरी को उसके बाद आप रिमूव कर लेते हो, कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद बैटरी को आप रिमूव कर लेते हो। अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। अब आपको बतानी है कि टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ रिजल्टिंग सिस्टम, पूरे सिस्टम का, रिजल्टिंग सिस्टम का आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होगी। क्या वो डिक्रीज करेगी
फैक्टर 2 से, या सेम रह जाएगी, या इंक्रीज करेगी फैक्टर 2 से, या इंक्रीज करेगी फैक्टर 4 से। ये कैपेसिटर लेके इसको जब चार्ज करोगे, बैटरी यहाँ पे आपकी ये प्लस वाला है बैटरी का और ये माइनस है। तो जैसे ही आप चार्ज करोगे तो कैपेसिटर पे के इस टर्मिनल पे ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इधर से, और इसके कारण ये इधर वाला जो है ये इंड्यूस्ड होगा नेगेटिव से। ठीक है, तो इनिशियल इसकी जो एनर्जी होगी, इनिशियल एनर्जी कैपेसिटर की, वो होनी है आपकी हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसकी पोटेंशियल अभी क्या थी, आपने V पोटेंशियल से इसको चार्ज कर दिया, क्योंकि इसमें इस बैटरी की जो पोटेंशियल थी वो V थी, और यही पोटेंशियल इसमें कैपेसिटर में चली गई। तो ये हाफ CV स्क्वायर इनिशियल होगी, ये इनिशियल हो गई। इसके बाद हमने क्या मतलब किया, ये हर केस में फिर इनिशियल यही होती है या फिर इस केस में ही है? नहीं, इनिशियल तो यही होगी, हर केस में इनिशियल यही रहेगी। जिस तरह से हमारे पास क्वेश्चन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो हाफ CV स्क्वायर, क्योंकि एक कैपेसिटर है, इसकी पोटेंशियल देखी जाएगी यहाँ से यहाँ तक की पोटेंशियल, तो आप कहोगे कि पोटेंशियल क्या है, तो आप कहोगे V पोटेंशियल है इसका। हाँ, तो हाफ CV स्क्वायर इसका फॉर्मूला आ गया। ठीक है ओके। उसके बाद आपने एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। हाँ, चार्ज पूरा करने के बाद इसको अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही आप अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट करते हो तो इसमें क्या होता है, चार्ज दोनों तरफ बढ़ जाती है। ये चार्ज इसमें प्लस आ गया और इसमें माइनस आ गया। माइनस, ठीक है, अभी भी कैपेसिटर जो है आपका वो C है, इसकी कैपेसिटेंस C है, इसकी कैपेसिटेंस C है, लेकिन चार्ज के बढ़ने से पोटेंशियल में क्योंकि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के, तो V भी डिवाइड हो गया, V/2 और V/2, पोटेंशियल इसकी हाफ डिवाइड हो गई। अच्छा ओके। मान लो इस वाले की पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास U1 है और इस वाले की पोटेंशियल एनर्जी हमारे लिए U2 है, मान लिया, तो आप फॉर्मूला क्या लिखोगे, फाइनल जो V/2 का स्क्वायर हो गया U1 प्लस U2, मतलब U1 प्लस 2U2 मतलब हाफ C V/2 का होल स्क्वायर, V/2 का होल स्क्वायर। हाँ, फिर इसका भी हाफ C V/2 का होल स्क्वायर। तो ओवरऑल इस जब दोनों को आप ऐड करोगे तो आपके पास मिलने वाला है हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, ओके। हाँ, अभी भी आपके पास क्या आ रहा है, हाफ CV स्क्वायर आ रहा है। हाँ हाँ, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है आपको। तो फिर हाँ वही फाइनल और इनिशियल में कोई चेंज नहीं। हाँ, लेकिन अभी यहाँ पे एक चीज और देखना पड़ेगा आपको, वो क्या है, वो देखो यहाँ पे हाफ CV स्क्वायर लिखने के बाद आप कह रहे हो कि भाई फाइनल जो है जितना हाफ CV स्क्वायर ही था, और इनिशियल क्या होता है, इनिशियल यहाँ पे आप U इनिशियल देख रहे हो, तो U इनिशियल आप भी कहोगे ये कितना हो गया, ये भी हाफ CV स्क्वायर ही हाफ ही दिख रहा है आपको, है ना। लेकिन यहीं पे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। जब आपने यहाँ पे कैलकुलेशन किया ना, तो ये हाफ CV स्क्वायर, मतलब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, यहीं से आप देख के समझ में आ जाएगी बात आपको कि आपने यहाँ पे क्या गलती की है। ये हाफ CV स्क्वायर नहीं आने वाला। अब देखो यहाँ पे क्या आने वाला है वो देख लो आप। ये हाफ तो है दोनों में कॉमन, CV स्क्वायर भी है, तो ये 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 1/4 कितना होगा, 2/4। हाँ 2/4 सॉरी। हाँ, 2/4 मतलब कितना हो गया, 1/2। तो हाफ CV स्क्वायर, अब ये इसका हाफ ये दे रहा है ना अभी, तो इसका मतलब U फाइनल जो आ गया ये इनिशियल का हाफ आ गया। ये इनिशियल U हाफ CV स्क्वायर ये था आपका, तो ये U इनिशियल का कितना हो गया, हाफ हो गया। तो U इनिशियल फाइनल की ट्वाइस होगी मतलब। जी हाँ, तो CV स्क्वायर भी खाली। बिल्कुल बिल्कुल, वहां पे अब इसका रेशियो क्या हो सकता है, रेशियो U इनिशियल अपॉन U फाइनल का। जी हाँ, तो इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला कि डिक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 2। हाँ, रिजल्टिंग जो है वो रिजल्टिंग वाला तो डिक्रीज कर रहा है ना, हाँ जी सर, फैक्टर 2 से, तो रिजल्टिंग डिक्रीज बाय फैक्टर 2। ये बिल्कुल, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत बार आता है, इतनी बार आ चुका है ये क्वेश्चन की बच्चों को बहुत परेशान करता है और परेशान करके चला जाता है और सॉल्व भी नहीं होता। ठीक है ना, तो आज सॉल्व करेंगे इसको,
देखेंगे कि क्या दिक्कत है। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस आर इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम। डायग्राम में प्रोसेस इंडिकेट की हुई है हाँ और ये डायग्राम में कुछ इस तरह से है, आप देख लो। पी और क्यू प्रेशर और वॉल्यूम का डायग्राम है। आपको मैच करना है फॉलोइंग प्रोसेस में कॉलम 1 और कॉलम 2 को, और मैच करने के बाद तब आपको यहाँ पे ऑप्शन जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इस ऑप्शन में से डिसाइड करना है। थोड़ा टाइम टेकिंग भी है लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फर्स्ट केस में आपने बताया, देखो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है और ये इनिशियल और ये फाइनल है। ये वाला आप ग्राफ देख के समझ गए। हाँ, तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट इसका मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हो तो वॉल्यूम जो है ना आपकी, वॉल्यूम कांस्टेंट सॉरी है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, सॉरी हाँ सर, वॉल्यूम कांस्टेंट है। हाँ। तो वॉल्यूम कांस्टेंट में आपने बिल्कुल सही बताया। ये कांस्टेंट क्या रहेगा, यहाँ पे जो कांस्टेंट है वहां पे आप मेंशन कर दो भाई, कांस्टेंट है आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट है। और ये हो गया आइसोकोरिक। आइसोकोरिक। और दूसरा आपने सबसे पहले कहा कि नहीं जी अब आपको देखना था फोर्थ वाला। आपने अच्छा किया, फोर्थ वाला देखा, देखना भी चाहिए इसी तरह से। तो फोर्थ वाला इनिशियल और फाइनल में देखा, यहाँ पे देखा कि आपने प्रेशर कांस्टेंट है। हाँ, प्रेशर कांस्टेंट ठीक है, तो कांस्टेंट आपका प्रेशर रह गया। अब प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो आइसोबैरिक हो गया। उसके बाद आपने इस दोनों पे थर्ड वाले, सेकंड वाले और थर्ड वाले को देखने की कोशिश की। तो सेकंड वाला जब आपने देखा तो सेकंड वाला में क्या हो रहा है, एक तरह का ये एडियाबैटिक प्रोसेस। देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस क्यों है, इस दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि सेकंड को थर्ड, सेकंड को लें या थर्ड को एडियाबैटिक लें। तो देखो जिसकी स्लोप ज्यादा है, जिसकी स्लोप ज्यादा है वो एडियाबैटिक आएगा। तो स्लोप आपका ये सेकंड वाले का ज्यादा है, तो मतलब P2 जो सेकंड प्रोसेस है उसमें आपका प्रोसेस एडियाबैटिक का होगा। ओके, ठीक है। और जिसकी स्लोप उसके रिस्पेक्ट में थोड़ी कम है तो उसको आप आइसोथर्मल लोगे, मतलब टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये हो गया आइसोथर्मल। ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन पे, ये देख लो। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही और अच्छा क्वेश्चन था। सबसे पहले एक लाइन में क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर जाना है। सपोज अ चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। चार्ज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की आपने डिफर स्लाइटली, वन ऑफ देम इज -e और दूसरा जो है वो प्लस में है, E प्लस डेल्टा E। इफ द नेट of the electrostatic force and gravitational force between the two hydrogen atom placed at a distance d apart is 0, then delta is of the order of, किस ऑर्डर में डेल्टा ई की वैल्यू होगी ये आपको यहाँ पे देख के बताना है। हाइड्रोजन का मास ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे दिया हुआ है। आपको यहाँ पे बताऊं कि इसको ऐसे, जैसे आपने बोला कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को इक्वेट करना है, तो आप यहाँ पे लिखा के डेल्टा ई का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। बिल्कुल सही बात। और डेल्टा ई इक्वल टू आपके पास कितना आ रहा है, एम बाय अंडर रूट जी बाय के। हाँ, तो बस ये सॉर्ट हो गया। मास कितना है, मास आपके पास दे रखा है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg इंटू अंडर रूट जी की वैल्यू आपको पता है 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 और अपॉन में इसकी वैल्यू भी आपको पता है 9 इंटू 10 पावर 9। हाँ, 9 इंटू 10 तो मैं करता हूँ कि 9 इंटू 10 पावर 9 को मैं अगर मैं ले आऊँ यहाँ पे नीचे ले आऊँ 11 को, तो 11 को अगर मैं नीचे ले आऊँ तो कितना हो जाएगा 20। हाँ, 10 पावर 20 तो 20 10 पावर 27 ये है माइनस में और ये 20 नीचे आ गया। 10 पावर कितना आ गया 20 को 20 का 10 बाहर आएगा ना, तो रूट से बाहर आ जाएगा 10 तो 37, तो ये 10 ऊपर जाएगा तो माइनस 37 तो ऐसे ही आ जाएगा। इसका आंसर होगा n स्क्वायर r, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ वायर r ओम दिया हुआ है और मेल्ट करके इसको स्ट्रेच करके n टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ बनाया जा रहा है, ओरिजिनल लेंथ के n टाइम्स लेंथ के बनाया जा रहा है। तो अब रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है r डायरेक्ट r इक्वल टू, मतलब मैं r इक्वल टू रो एल बाई, बिल्कुल सही बात। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो रो एल तो है ही, ए भी मैं लिख रहा हूँ, लेकिन ए इस बार मैं नहीं लिखे, क्या करता हूँ इसको एल से स्क्वायर कर देता हूँ और इसको वी बना देता हूँ। मतलब अगर मैं इसको एल से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी एल से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ए इंटू एल वॉल्यूम हो जाएगा। हाँ। और ऊपर एल स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब है कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, एल स्क्वायर के। ठीक है, एल स्क्वायर के। तो हाँ। नया वाला जो रेजिस्टेंस होगा हमारा वो हो जाएगा हमारे पास एन स्क्वायर R1 के।
हाँ पुराने वाले से n स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, तो सेकंड वाला हाँ ऑप्शन होगा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, हालांकि डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो फिजिक्स में है उसमें भी इसका फॉर्मूला है, डुअल नेचर ऑफ हाँ नेचर, जो है डुअल नेचर ऑफ नेचर रेडिएशन वाले में। तो इसमें आपको सिर्फ एक फॉर्मूला जो इम्पोर्टेंट है उसको याद रखना है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है थर्मल न्यूट्रॉन की वो होती है 3/2 k इंटू टी, कैपिटल के है ये, कैपिटल के इंटू टी। तो जैसे आपने बताया कि लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी हो गया, एच अपॉन पी हो गया, पी इक्वल टू एम वी हो गया, हाँ और इसके और बाद फिर एच अपॉन यहाँ पे आपने अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो गया। यहाँ तक तो आपने कर लिया। अब यहाँ पे लेमडा इक्वल टू यहाँ पे एच अपॉन, और ये जो काइनेटिक एनर्जी हमने निकाला है ना, इसकी ज्यादा यहाँ पे यूज है, तो 2m अंडर रूट ये 2m और ब्रैकेट ये में आ आपने जाएगा। जो 3/2 KT लिखा, ये डी ब्रोगली का ही फॉर्मूला है। हाँ, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से आया हुआ है, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से आया हुआ है, इसलिए इसको यहाँ पे सबको रूट में आप ले लोगे, तो ये आपके पास आ जाएगा h अपॉन 3m KT, ये इस तरह की वैल्यू आ जाएगी। तो h अपॉन 3m ये वाला है, 2h ये है, फर्स्ट वाला होगा, फर्स्ट ऑप्शन। हाँ फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसी तरह से ओके। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मुझे लगता है सेमीकंडक्टर का है, तो शायद सेमीकंडक्टर परेशान करे, तो हाँ अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सोलिनॉइड पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। ओके। नॉर्मली सोलिनॉइड का जो फॉर्मूला होता है, सोलिनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला B इक्वल टू म्यू नॉट NI होता है। हाँ म्यू नॉट NI। लेकिन यहाँ पे आप देखना होगा कि क्वेश्चन क्या मेरे लिए इसकी रिक्वायरमेंट कर रहा है, क्या यहाँ पे इस यहाँ फॉर्मूले की पे रिक्वायरमेंट है कि सोलिनॉइड की डायमीटर दी हुई है और यहाँ पे तो नहीं, नंबर ऑफ लाल टर्न्स भी दिया हुआ है पर मीटर में। तो एट द सेंटर ऑफ द सोलिनॉइड अ कॉइल 100 टर्न्स, रेडियस दी हुई है उसकी, प्लेस्ड एट इट्स एक्सिस coinciding with the solenoid axis. The current in the solenoid reduces at the constant rate of 0 ampere from 4 ampere, 0 ampere from 4 ampere, और इसको होता है, टाइम लगता है 0.5 सेकंड, 0.5 सेकंड का। तो रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल भी दिया हुआ है आपके पास। टोटल चार्ज क्या फ्लो होगा कॉइल से ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय में आपके पास टोटल चार्ज क्या फ्लो होगा, ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बताना है। तो देखो चार्ज का फॉर्मूला चाहिए यहाँ पे हमें, और ये म्यू नॉट आई वाला तो काम ही नहीं करेगा हमारा। तो चार्ज का फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान से रख लो, याद रख लो। ये फॉर्मूला है Q इक्वल टू, इस केस में जो फॉर्मूला लगेगा वो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इंटू 1 अपॉन R, और बाहर भी आपका ये डेल्टा टी। अब इसके बाद आप यहाँ पे जो अप्लाई करोगे वो देख लो आप, इसमें और भी कन्वर्जन होगा। Q इक्वल टू, अब ये जो फॉर्मूला कन्वर्ट हो रहा है ये कुछ इस तरह से चेंज होगा, म्यू नॉट स्मॉल n कैपिटल N बड़े वाले नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, पाई R स्क्वायर और डेल्टा I बाई डेल्टा टी। ये अभी तक अंदर का फॉर्मूला है, बाहर आपके पास ये 1/r और डेल्टा टी अभी भी 1/r और डेल्टा टी अभी भी आपके पास है, उसका काम आपको करना ही होगा। और अब आप यहाँ पे सबकी वैल्यू रख सकते हो, तो देखो सबकी वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू देखो कितनी है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 पावर -7 इंटू स्मॉल n जो है, स्मॉल n 2 इंटू 10 पावर 4 दिया हुआ है, तो 2 इंटू 10 पावर 4, ठीक है, इंटू कैपिटल N कितना दिया हुआ है, तो 100 टर्न्स का दिया हुआ है, 100 टर्न्स, तो इसको आप 100 लिख दो, इंटू पाई इंटू और रेडियस कितनी दी हुई है 0.01, तो 0.01 में 10 पावर -2 लिख सकते हो। हाँ 10 पावर तो इसको मैं लिख रहा हूँ 10 पावर -2 आपके तो सामने। 100 और ये 10 पावर -2 कट जाएगा। इसकी स्क्वायरिंग कर लेता हूँ ना, अच्छा ओके। इंटू अभी आप देखो यहाँ पे डेल्टा I बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा I बाई डेल्टा टी देखना पड़ेगा ना, डेल्टा I कितने का है, तो डेल्टा I मतलब 0 से ये गया हुआ है 4 एम्पियर तक, मतलब 4 एम्पियर का डिफरेंस हो गया। 4 एम्पियर तो का 4 और इसमें टाइम लगा 0.505 का, तो ये हो जाएगा आपका 4 अपॉन 0.05, हाँ या 5 इंटू 10 ठीक है, ये अंदर का काम हो गया।
रेजिस्टेंस कितने की है, तो 1 बाय, देखो रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ था, मैं इधर देख लेता हूँ। स्क्वायर 10 पाई स्क्वायर। हाँ 10 पाई स्क्वायर ये रेजिस्टेंस है। और एक अभी भी यहाँ पे हमारे पास एक टर्म्स और है, वो डेल्टा टी का है। तो डेल्टा टी हमारे पास जो बच रहा है वो है आपका 0.05 का। इतना सारा टर्म्स आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। अब ये 0.0 जो कैंसिल हो रहा है उसको तो आप कैंसिल कर दो यहाँ पे, तो आपके पास कैलकुलेशन यहीं पे आपके पास आ जाएगा। देखो मैं देख रहा हूँ कि ये 0.05 कैंसिल हो रहा है। हाँ, और एक 10⁻² का स्क्वायर 100 से कैंसिल। एक पाई यहाँ से और एक पाई यहाँ से ये भी कैंसिल हो रहा है, पूरा पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपके पास देखो 2 इंटू 4 इंटू 2, 4 2 जा 8, 8 4 जा। हेलो सर, आपकी आवाज चली गई बीच में। 8 4 जा कितनी हो जाएगी? हेलो, ये 32 वाला होगा, मतलब 2 या 4 वाला ऑप्शन होगा पहली बात, ठीक है। हाँ जी। तो 2 या 4 वाला ऑप्शन हमारे पास बचेगा, लेकिन अब पाई वाला टर्म्स हमारे पास कट चुका है कंप्लीटली, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? 30। क्लियर सी बात है कि ये आपका 32 माइक्रो कूलम का आंसर होगा।